खबर MIM सदर और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमले के 2 गिरफ्तार मुलजिमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। दोनों मुलजिमीन को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जानकारी यूपी के हापुड़ जिले के SP ने दी है। वाज़ेह है कि MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर उस वक्त हमला किया गया था जब वो इंतखाबी मुहिम के बाद मेरठ से दिल्ली वापस जा रहे थे। फिलहाल मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। CRPF के एहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचे। मरकजी हुकूमत की जानिब से MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी को Z जुमरे की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। कल गाजियाबाद में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर कुछ शरपसंदों ने कई राउंड फायरिंग कर दी थी। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए थे। इस सिलसिले में अब तक 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी हैं। और CRPF के एहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इससे पहले इनकार किया था। वहां का जायजा लिया हमारे साथी शंकर आनंद ने। सांसद ओवैसी को Z+ सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इस वक्त में CRPF के जवान को देखा जा सकता है जो सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनके आवास पर आए थे। ये CRPF के अधिकारी हालांकि निकल रहे हैं। और जिस तरह से सांसद ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ और हमला होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा व्यवस्था उनको दिया गया है, लेकिन इस मामले पर जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि सांसद ओवैसी हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था लेने से वो इनकार कर दें। इसकी वजह की अगर बात करें तो जिस तरह से कल देर रात में वो लगातार वो इस मामले पर कह रहे थे कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ इसकी वजह भी बता रही थी कि साल 1994 से लगातार वो विधायक और सांसद हैं और उसके बाद विधायक बनने के बाद जब वो सांसद बने उसके बाद भी उन पर कई बार हमले हुए, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था अपने साथ में नहीं लेना चाहते हैं और इसकी वजह भी वो लगातार बता रहे थे। तो जिस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ और जानलेवा हमला के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा Z+ की सुरक्षा व्यवस्था को उनके साथ में लगाया गया है। CRPF के जो कमांडो हैं उनकी कमांडो के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन देखना निश्चित तौर पे लाजमी होगा कि क्या सांसद ओवैसी सुरक्षा व्यवस्था को अपने साथ लेंगे या नहीं लेंगे। निश्चित तौर पे इस मामले में आज औपचारिक तौर पर ओवैसी ऐलान भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, News 18 दिल्ली। और वहीं MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, शहरों में, इलाकों में दुआया इज्तिमात और खुसूसी इबादतों का खास एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर के एक मदरसे में तलबा, असातिज़ा और दीगर ने आयत करीमा का खास एहतमाम किया। इस मौके पर ओवैसी की सलामती के लिए यहाँ दुआएं मांगी गई। ये हमला नक़ीब मिल्लत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है, जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ऐसे शख्स को निशाना बनाना बड़ी बुरी बात है और हुकूमत का, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी कि इसकी तहक़ीक़ करे आज़ादाना तौर पर और वो ताकतों को बेनकाब करे जो इस साजिश में मुलविज़ हैं। लाख बुरा चाहे कुछ भी नहीं होता जब तक कि अल्लाह चाहे, जब तक बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नक़ीब मिल्लत की हयात है और अल्लाह के फजल करम से सरकार के सदक़े में उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी। दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत को आज़ादाना तौर पर इंक्वायरी करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उन लोगों को सज़ा दिलाएं और इस साजिश में जो मुलविज़ हैं उनको बेनकाब करे। और साथ से साथ आवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी तारीख़ी जमात है जहाँ कहीं भी जाती है सच्चाई की और हक़ की बुनियाद पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली आ रही है। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी अल्लाह एक कामयाबी से हमकिनार करेंगे जमात को। और इसके लिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की सलामती, दराज़ी उम्र, उनको तरक्की के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए दुआ करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोटों से ज़्यादा दुआओं से कामयाब होने वाली जमात है। ये दुआ में बड़ी तासीर और ताकत होती है।
असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद पर कातलाना हमले के बाद हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा खुसूसी दुआओं का खास इत्माम किया गया। इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज कारी रिजवान कुरैशी ने जानमाल की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान और दीगर भी मौजूद रहे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद मक्का मस्जिद के बाहर पुरअमन एहतजाज भी किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के बाद हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में पुलिस ने हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया था। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के अलावा पुराने शहर और नए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया। गाड़ियों की तलाशी ली गई। हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट्स के साथ साथ रियासत के अजला में भी पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर खास चौकसी इख्तियार की। अवाम के इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। मसाजिद के पास पुलिस पिकेट्स तैनात की गई थी। तारीखी मक्का मस्जिद के पास कल रात से ही ज़ायद फोर्सेस को तैनात किया गया था। ज़ायद फोर्सेस को तलब भी किया गया था। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। नमाज की अदायगी के बाद नौजवानों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया, नारे लगाए। हमलावरों पर सख्त कार्रवाई का इन एहतजाजियों ने मुतालबा किया। मकामी कॉरपोरेटर और MIM लीडरों ने अवाम को पुरअमन मुंतकिल होने की तरगीब दी। अवाम अपने जज्बात का इजहार करते रहे नारेबाजी के जरिए। वहीं हैदराबाद के इलाके चादरघाट आजमपुरा में भी मजलिस कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने स्याह परचम लहराया। ओवैसी पर हमले की सख्त मजम्मत की गई। MIM जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यूपी पुलिस की मजम्मत की गई। अमीर मिल्लत तेलंगाना मौलाना जाफर पाशा ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि यूपी इलेक्शन में MIM की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा होकर ये बुज़दिलाना हरकत की गई है। उन्होंने हुकूमत से सख्त कार्रवाई की मांग की। और एक इलेक्शन के पीरियड में ऐसी हरकत ना कानून के लिहाज से सही है, ना हमारे इलेक्शन के जो तरीक़ेकार होता है उसके लिहाज से सही है। ऐसे वक्त में गोलियां चलाना और यूपी के इलेक्शन में उनको परेशान करना, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस सिलसिले में फौरी एक्शन ले। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे क़ायद के साथ जितने लोग हैं उन सब की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ। और वहीं तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क और TRS पार्टी के वर्किंग सदर के तारक रामाराव यानी KTR ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी MP पर फायरिंग वाक़े की शदीद मजम्मत की। KTR ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि खुशी की बात है कि आप महफूज हैं असद भाई। जालिमाना और बुज़दिलाना हरकत की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले में मुलव्विस सचिन और शुभम की हिंदू सेना ने सताइश कर डाली है। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता ने मुलजिमीन की कानूनी मदद करने और तहनीत पेश करने का भी ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में कल शाम असदुद्दीन ओवैसी की कार पर सचिन और शुभम ने हमला किया था। पुलिस ने मुलजिमीन को अदालत में पेश किया है। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर पार्टी के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने पूरे मामले में साजिश का सवाल उठा दिया है। इम्तियाज जलील ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत में कहा कि हापुड़ पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करके पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे खास बातचीत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर
असदुद्दीन ओवैसी पर कल हमला हुआ था और आज उनको सिक्योरिटी मिलने की खबर आ रही है। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब। इम्तियाज़ साहब, जिस तरीके से ये हमला हुआ वो सब ने देखा, लेकिन अब सरकार की तरफ से सिक्योरिटी दे दी गई है। देर आए दुरुस्त आए, हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को ये नहीं पता था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को किस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं, उनकी जान को किस तरह का धोखा है। सोशल मीडिया के ऊपर आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती है और ये पहली बार हुआ नहीं है कि मतलब उनके ऊपर हमला हुआ है। 2 महीने पहले भी उनके घर के ऊपर हमला हुआ था, वो घर जिसके बिल्कुल सामने ही पुलिस स्टेशन है, और जो आए थे तोड़फोड़ करने के लिए वो लोगों ने फेसबुक के ऊपर उसको लाइव किया, पूरा शूट किया, उसको एक इवेंट बनाए थे। यानी कि उनका डर और खौफ ख़त्म हो चुका था। हम ये समझते हैं कि इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। हिम्मत इसलिए आ रही है कि ये जो इंटॉलरेंस इस देश के अंदर बढ़ रहा है और उसके लिए जो सरकार बैठी है वो जब खामोश है, मोदी साहब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं, तब है तो ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी हिम्मतें बढ़ती जाती है। आप पॉलिटिकल बयान दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हापुड़ पुलिस की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं? देखिए, अगर जान चली जाती तो मेरा ये कहना है, अगर योगी साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैंने यूपी से पूरा गुंडा राज ख़त्म कर दिया है, तो ये हाथों में क्या फूलों का गुलदस्ता लेकर आए थे? ये बंदूकें तमंचे लेकर अगर आ रहे हैं तो ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद हमने गिरफ़्तार कर लिए। आप अगर वहाँ पर इनिशियल रिएक्शन पुलिस वालों का अगर देखते तो हमारे लोग ये बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था, तो ठीक है ना, असद ओवैसी को तो कुछ हुआ नहीं है ना, गाड़ी को ही लगा है ना उसमें। अगर आपका ये एटीट्यूड है तो अफसोस इस बात का है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो है तो 4 बार के सांसद है, जिसको इसी पार्लियामेंट ने है तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड दे रखा है। सदन चल रहा है, अधिवेशन चालू है, और ऐसे मौके के ऊपर ये घटना होना, मैं समझता हूँ कि देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी राजनीति से ऊपर उठकर आकर इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, ये कल किसी और के साथ भी होगा। तो बड़ा सवाल उठ रहा है और उठाया जा रहा है और जायज़ भी है कि सिर्फ 2 लोग आखिर इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और अहम खबरें भी। कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, दिल्ली हुकूमत आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिशें भी कर रही है। 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल खुल जाएंगे, जबकि 14 फरवरी से 8वीं तक के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खुल जाएंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे, लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय यह लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो जिंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे, और
नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस, वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्किल, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह सब खुल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी। ये आपका देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसी के चलते DDMA की बैठक में दिल्ली सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 7 फरवरी से दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी। 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी। इसके साथ ही अब दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनका वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। निजी ऑफिस में भी 100% क्षमता के साथ लोग काम कर सकेंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे की बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि लोग लगातार ये डिमांड कर रहे थे। इसी के चलते जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत भी दी गई है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाना है और लोगों का जो जनजीवन है उसको भी ढर्रे पर लेकर आना है। इसीलिए DDMA की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बड़ी राहत दी गई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यूपी असेंबली इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। फाजिल नगर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वाज़ेह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस से बीजेपी में गए RPN सिंह के मद्दे मुकाबिल होंगे। कर्नाटक के साहिली इलाकों में हिजाब पर जमकर हंगामा आराई देखने में आ रही है। हिजाब की मुखालिफत में हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। वाक़या उडुपी जिले की बिंदवर PU कॉलेज का है। हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने कॉलेज पहुंचकर तलबा में भगवा शाल तकसीम की। कॉलेज के प्रिंसिपल की मुखालिफत के बावजूद हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने भगवा शाल तकसीम की। इस मौके पर बहस व तकरार देखने में आई। दूसरी जानिब कुंदापुर के कॉलेज में भी एहतजाज देखा गया। यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों ने एहतजाज किया। मुस्लिम तालिबात ने हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिल होने के लिए इजाज़त तलब की। इन तालिबात का कहना था कि हिजाब हमारी तर्ज ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हमारे सभी सीनियर्स हिजाब पहनकर ही कॉलेज आया करते थे, अब अचानक हमें क्यों हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬೇಕು. ಹಿಜಾಬ್ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತಿದ್ರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬತ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಅಚಾನಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಜಾಬ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಆಯ್ತು, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ಸರೇ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಲ್ವಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಹೆಡ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಅದು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ ಹಿಜಾಬಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. सियाती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया है। इस शाहकार से आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। गुलमर्ग में कोलानी ग्रीन की टीम का दावा है कि एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस टीम की तरफ से बनाए गए इग्लू की लंबाई 37.5 फुट है। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने इस सिलसिले में यहाँ का जायजा कुछ यूं लिया। ट्रैवल करते हैं यूरोप और अमेरिका बहुत बार किया है, तो एक बार ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड में ये हमने देखा है, ऐसे शाहकार था स्विट्ज़रलैंड में बना था, तो वहीं से ये मुझे आइडिया आया कि हमें गुलमर्ग में तो बहुत बर्फ़ है, माशाल्लाह हम बहुत बर्फ़ है यहाँ गुलमर्ग में, हम ऐसे उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो वही आइडिया लेके लास्ट ईयर मैंने एशिया का सबसे बिगेस्ट इग्लू कैफ़े बनाया जी। तो इस साल मैंने सोचा कि चलो उससे भी कुछ बड़ा करते हैं, तो इस साल मैंने वर्ल्ड का बिगेस्ट बनाया है ये। इसकी जो हाइट है 37.5 फीट है और इसका डायमीटर 44.50 फीट है।
तो जो स्विट्ज़रलैंड का रिकॉर्ड है वो है 33.8 उसकी हाइट है और उसकी विड्थ है 42.4। तो माशाल्लाह उससे हमने 3-4 फुट ज़्यादा ही बनाया है। तो वी हैव ऑलरेडी हमने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह उनकी टीम आएगी, वो इसका मुआयना करेगी, जायज़ा करेंगी। तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट हम वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ देंगे। बेसिक आइडिया हमारा यही है, मैसेज देनी अपनी यंग जनरेशन को टू फोकस, नए आइडिया सोचने का, फिर उनको इनकॉर्पोरेट करने का और उनको तख्मील अमल लाने का। और ये गुलमर्ग ऑलरेडी है एक बड़े सतह पे वर्ल्ड मैप पे है और इसको अब हमको इंटरनेशनल लेवल पे लाना है। जो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस के टॉप ऑफ द लाइन है, जैसे स्टाड है, कोर्चेवेल है, उस सतह पे हमको ये लाना है गुलमर्ग। ये फ़ख्र है पूरे कश्मीर वादी के बाशिंदों के लिए, कश्मीरियों के लिए, that we have done achieved this something like this। इंशाल्लाह गुलमर्ग तो पहले से इंटरनेशनल लेवल का स्की रिजॉर्ट है, बट टू मेक इट मच मोर बेटर, ये these things add to the charm and the beauty of the place and it attracts more new people। क्योंकि गुलमर्ग तो हर साल बहुत सारे आते हैं, बट इग्लू देखने के लिए भी लोग एक प्लान बनाएंगे, नहीं जी हमको कश्मीर जाना है, गुलमर्ग जाना है, इग्लू देखने जाना है। ये जो सीढ़ी है ये किसी पत्थर की बनी नहीं है बल्कि बर्फ की सीढ़ी बनी है, और इसके साथ साथ ऊपर जो टेबल्स है, मेज, जो कुर्सियां हैं, और वो आपको नाजरीन को आप दिखाएंगे। देखिए ये सारी चीजें जो है ये सारी बर्फ की बनी हुई है। आप इसकी हाइट देखिए, यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सारा जो है ये सिर्फ बर्फ से बना हुआ है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 810वां उर्स जारी है। आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से भी चादर पेश की गई। इस चादर को दरगाह कमेटी के नायब सदर मुनव्वर खान लेकर अजमेर दरगाह पहुंचे और राजनाथ सिंह का पैगाम बुलंद आवाज में पढ़कर सुनाया। आज सबको मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सबको गरीब नवाज के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि 810वां उर्स यहाँ प्रारंभ हो गया है और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी जो गरीब नवाज से निस्बत रखते हैं और मेरे माध्यम से जो हमेशा हर साल यहाँ चादर और अपने हकीकत के फूल भेजते हैं और सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज हम यहाँ चादर लेकर आए। और जो यहाँ के उनके जो वकील हैं सैयद मुनव्वर नियाजी चिश्ती साहब को हमने माननीय राजनाथ सिंह जी की चादर यहाँ सौंपी है और जैसे ही कोरोना गाइडलाइन की पालना होगी ये चादर पेश करेंगे। और इस उर्स के मुबारक मौके पर हमने यहाँ दुआ की है क्या देश के अंदर अमन चैन रहे, आपसी भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे और जिस तरीके से देश खुशहाली तरक्की पर जा रहा है और ये दुआ करिए गरीब नवाज से कि आगे भी देश तरक्की और खुशहाली और देश आगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे आगे बढ़े। और हमने दुआ की है कि राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, हमारी देश की जो सेना है वो अपनी देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा बाखूबी निभा रही हैं और वो उनके नेतृत्व में बाखूबी निभाएं। तो खबरों में फिलहाल